गुड मॉर्निंग। जैसा कि कल परमाणु संरचना में अपन ने पढ़ा था क्वांटम संख्याओं के बारे में, उसमें से नंबर 1 मुख्य क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या जिसे स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं, वो उसके बारे में पूरा आपने पढ़ लिया था। दूसरा अपन ने पढ़ा था द्विगंशी क्वांटम संख्या जिसे स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं, इसके बारे में पढ़ लिया था। मुख्य क्वांटम संख्या में पढ़ा था मुख्य क्वांटम संख्या जो होती है वो अपने को कोश के बारे में बताती है, कोश की ऊर्जा, उसके वेग, त्रिज्या, कोणीय संवेग के बारे में बताती है। और इससे कोश के नाम पता लगता है। जैसे पहली कक्षा है तो उसका नाम हो जाएगा कोश का के, दूसरी कक्षा है तो n, तीसरी कक्षा है तो m, चौथी कक्षा है तो n। इस तरह से कोश के नाम प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद जब पढ़ा था तो दूसरे जो क्वांटम संख्या पढ़ी थी, उसमें जो आया था उसमें अपने को कुछ बात ध्यान रखनी थी कि n का मान हमेशा l की तुलना में क्या होता है, ज्यादा होता है। और n का मान जो होता है वो हमेशा क्या लिया जाता है, पूर्णांक, और n का मान कभी भी 0 नहीं होगा। तीन चीजें अपने को ध्यान रखनी थी। इससे आगे वो अपने को पढ़ना है और इनमें कुछ और भी इम्पोर्टेंट बात, एक तो आपको ध्यान रखना है कि n का मान हमेशा l की तुलना में क्या होगा, ज्यादा, यानी n का मान l के बराबर नहीं हो सकता और l का मान कभी भी n की तुलना में ज्यादा नहीं होगा। तो ये अपने को कुछ बातें यहाँ पर ध्यान रखनी थी। इससे आगे अपने को पढ़ना था कुछ इंपॉर्टेंट बातें, एक और ये भी पढ़ी थी कि n के जितने मान संभव होते हैं उतने ही l के मान होते हैं, और l के मान जितने होते हैं उतने ही क्या होते हैं, उपकोष। जैसे l का मान यदि 1 है तो उसमें उपकोष भी कितना बनेगा, 1। L के मान 2 है तो उसमें उपकोष भी कितने बनेंगे, 2। L का मान 3 है तो उसमें उपकोष भी कितने बनेंगे, 4। L का मान 3 है तो उपकोष भी कितने बनेंगे, 3। L का मान 4 है तो उसमें उपकोष भी कितने बनेंगे, 4। जैसे 4s, 4p, 4d और एक बनेगा 4l। इन सब के बारे में अपने को कल पता लगा था और उसके बारे में हमने पढ़ा। अब उसके बाद नंबर तीसरा जो क्वांटम संख्या वो अपने को पढ़ना है और उसका नाम है चुंबकीय क्वांटम संख्या। चुंबकीय क्वांटम संख्या सबसे पहले तो उसको प्रदर्शित करते हैं स्मॉल n से। चुंबकीय क्वांटम संख्या की खोज किसने की थी, जेमान ने। चुंबकीय क्वांटम संख्या अपने को कक्षक और कक्षक के अभिविन्यास के बारे में बताती है। अभिविन्यास क्या चीज है ये अपने को ध्यान रखना है। यानी सबसे पहले तो चुंबकीय क्वांटम संख्या को कक्षक और कक्षक के अभिविन्यास के बारे में बताएगी। अब अभिविन्यास से अपने को यहाँ पर जो काम है, अभिविन्यास का मतलब ये है कि जैसे ये कोई नाभिक है, ये है नाभिक। नाभिक के चारों क्या पाए जाते हैं, बोहर ने जो मॉडल दिया था आगे पढ़ेंगे, तो नाभिक के चारों तरफ क्या पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन। और बोहर ने जो मॉडल दिया था उसमें एक त्रिज्या बताई थी जहाँ पर इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों चक्कर लगाता है। जो त्रिज्या का सूत्र होता है 0.529 n स्क्वायर बटा z एंगस्ट्रॉम। तो अगर हाइड्रोजन परमाणु की बात करें तो पहली कक्षा के लिए यदि निकाले तो n बराबर 1 और z बराबर भी कितना होगा, 1। तो r का मान कितना होगा, 0.529 एंगस्ट्रॉम। अभी अपने को पता लगा कि r का मान है 0.529 एंगस्ट्रॉम, यानी नाभिक से इतनी दूरी पर यहाँ पर क्या पाया जाएगा, इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा। और नाभिक से इलेक्ट्रॉन जहाँ पर पाया जा रहा है उसको एक तरह से बाद में जब एक आए एक साइंटिस्ट, उनका नाम था हाइजेनबर्ग जब आए तो उन्होंने बोर मॉडल से भी ज्यादा, उनके जो मॉडल था उनको ज्यादा मान्यता दी जाती है। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत, उन्होंने बताया कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन इस त्रिज्या के अंदर पाए जाने की क्या बताई जा सकती है, केवल संभावना बताई जा सकती है। नहीं कि इलेक्ट्रॉन मिले, केवल बताया जा सकता है कि संभावना व्यक्त की जा सकती है। उस स्थिति में यहाँ पर हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत लगता है, यानी नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन पाए जाने की हो सकती है संभावना, यानी इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना होती है। इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना है तो जहां जहां पर इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे उसे क्या बोला जाता है, कक्षक।
नाभिक के चारों ओर का वह स्थान जहाँ पर इलेक्ट्रॉन, नाभिक के चारों ओर का वह स्थान जहाँ पर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं या इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना बोले तो ज्यादा बेटर है। इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना होती है, उसे क्या कहा जाता है? कक्षक। अभी कक्षक का अपने को पता है। अब कक्षक जो होते हो यहाँ पर मतलब कक्षक यानी इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना को बता रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉन यदि पाए जाए तो वो किस क्षेत्र में पाए जाएंगे? नाभिक के चारों ओर। मान लो कि वो इस क्षेत्र में पाए जा रहे हैं, मान ले कि वो क्षेत्र में पाए जा रहे हैं, मान ले कि वो क्षेत्र में पाए जा रहे हैं। इन क्षेत्रों में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सबसे ज्यादा है। तो ये जिस क्षेत्र, मान ले कि इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना है, किसी एक क्षेत्र में मान लो, किसी में मान लो, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना है, तो इसे क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रॉन अब्र। ठीक है, अब्र का मतलब क्लाउड से समझ सकते हैं, बादल, यानी इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना सबसे ज्यादा यहाँ पर। तो ये जो इलेक्ट्रॉन अब्र यानी इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा यहाँ पर पाए जा रहे हैं, तो फिर ये नाभिक के चारों ओर अपना त्रिविम मतलब अंतरिक्ष में किस प्रकार का अपना विन्यास बनाते हैं, उसी को क्या कहा जाता है? अभिविन्यास कहा जाता है। इनके बारे में जब कक्षक की आकृतियां पढ़ेंगे तो वहां पर ज्यादा क्लियर होगा। तो जैसे एक बार प्री नॉलेज के लिए आपको बता दो, एस कक्षक में जो ये जो इलेक्ट्रॉन अब्र होता है ये सब जगह पाया जाता है, इसलिए इसकी आकृति कैसी होती है? गोलाकार। पी कक्षक में 3 प्रकार के कक्षक होंगे, आगे पढ़ेंगे, उसमें अलग अलग अक्षों के हिसाब से व्यवस्थित हो जाता है। तो ये इलेक्ट्रॉन अब्र यानी इलेक्ट्रॉन के पाए जाने वाला जो क्षेत्र होता है, ये जिस तरह से विन्यासित हो जाता है 3D में यानी त्रिविम में, अंतरिक्ष में, उसी को क्या बोला जाता है? अभिविन्यास बोला जाएगा। तो ये जो चुंबकीय क्वांटम संख्या है ये किसके बारे में बताती है? कक्षकों के बारे में और कक्षकों के अभिविन्यास के बारे में बताती है। एल यानी एल चुंबकीय क्वांटम संख्या पढ़ते हैं। एल का मतलब क्या होता था? दिगंशी क्वांटम संख्या। और यहाँ से एम के कितने मान, एम के जो मान हुए, एम क्या हो जाएगा? चुंबकीय क्वांटम संख्या। तो एल यानी दिगंशी क्वांटम संख्या के द्वारा चुंबकीय क्वांटम संख्या के मान पता लगाए जा सकते हैं। और उसके लिए सूत्र जो होता है 2l+1, यानी एल का मतलब ये तो किससे रिलेटेड हो गया? कोश से, और ये किससे संबंधित हो गया? यहाँ पर कक्षक से। यानी उपकोश में कितने कक्षक होंगे उसके बारे में पता लगाने के लिए काम में लिया जाता है सूत्र 2l+1। यानी L के लिए M के मान निकालने हैं तो कौन सा सूत्र काम में लेंगे? 2l+1। यानी दिगंशी के लिए अगर कक्षक चुंबकीय क्वांटम संख्या के मान निकालने हैं तो ये पता लगाएंगे। और दिगंशी मतलब किसके बारे में बताती है? कोश और चुंबकीय क्वांटम संख्या कक्षक, यानी एक कोश में कितने कक्षक संबंधित होंगे, उपस्थित होंगे, इसके बारे में इस सूत्र के द्वारा पता लगाया जा सकता है। जैसा कि यहाँ पर देखते हैं एल का मान यदि रखा है 0, तो इसमें एम के क्या मान संभव होंगे? एल के लिए कितने मान संभव होंगे? एल के लिए ये सूत्र अपने को काम में लेना है। तो एल किसके लिए आएगा? कोश यहाँ पर ले लिया एस, उसके लिए एल का मान कितना हो जाएगा? 0। और यदि एल का मान 0 हो जाएगा, एल का मान यदि यहाँ पर रखेंगे 0, तो यहाँ पर उसके एन के कितने मान संभव होंगे? 0 रखने पर 1। यानी एस के लिए एम का, एस उपकोश के लिए एम का कितना मान संभव होगा? 1। यदि पी की बात करें, एल का मान कितना हो जाएगा? 1। एल का मान 1 रखेंगे तो यहाँ पर आएगा एम का मान कितने आएंगे? 3। यानी पी के लिए एम के मान कितने आते हैं? 3। डी रखेंगे तो डी के लिए रखेंगे एल का मान 2, तो एम के मान इससे हो जाएंगे 2 दूनी 4 और 1 5। तो डी के लिए एम के मान कितने हो जाएंगे? 5। एफ के लिए रखें, एफ के लिए एल बराबर 3, तो इससे एम के मान कितने हो जाएंगे? 7। यानी अपने को यहाँ पर पता रखना है कि एस के लिए अगर आपसे पूछे कि एम के कितने मान संभव होंगे तो आपको ध्यान रखना है ये वाला सूत्र काम मिले। या आपसे पूछे इस उपकोश के लिए, यानी उपकोश के लिए यदि कक्षक की संख्या अपने को पता करनी है तो कितने होंगे वो यहाँ से आप पता कर सकते हैं। यानी एस उपकोश के लिए कितने कक्षक संभव होंगे? 1। पी उपकोश के लिए कितने होंगे? 3। डी उपकोश के लिए कितने होंगे? 5। और एफ उपकोश के लिए कितने हो जाएंगे? 7।
इसी के आधार पर एक इसमें आगे और भी आप चल सकते हैं, जैसे कल बताया था n के जितने मान होंगे l के भी उतने मान होंगे, l के जितने मान होंगे उपकोष के मान भी उतने ही होंगे, और जितने, अब यहाँ से एक बात हो, m के जितने मान होते हैं उतने ही वहाँ पर क्या होंगे, संभव होंगे कक्षक। यहाँ पर n के मान, m का मान कितना है 1, तो यहाँ पर कितने कक्षक बनेंगे, एक कक्षक, यहाँ पर कक्षक बनेगा 1। अब m के यहाँ पर मान कितने आ रहे हैं 3, तो यहाँ पर कितने कक्षक बनेंगे 3। m के यहाँ पर आ रहे हैं 5, तो यहाँ पर कितने कक्षक बनेंगे 5। m के यहाँ पर आ रहे हैं मान 7, तो यहाँ पर कितने कक्षक बन जाएंगे 7। तो आपको ध्यान रखना है कि m के प्रत्येक मान के लिए अपने को ध्यान में रखना है कि किस प्रकार से m का जितने भी मान होंगे उतने उसके कक्षक संभव होंगे। तो यहाँ पर ये चीज आपको ध्यान रखनी, s कक्षक, ये उपकोष है s, इसमें कक्षक जो बनेगा ये भी कौन सा हो जाएगा, s कक्षक, यानी s कक्षक, उसमें कितने को डब्बे बनाने अपने को 1। अब दूसरा आया p, ये कौन सा हो जाएगा, p उपकोष जोड़ेंगे, इसमें कितने कक्षक बनेंगे 3, इसका नाम हो जाएगा p कक्षक। नाम क्या होगा अभी पता लगेगा। d उपकोष के लिए m के कितने मान है 5, तो कितने कक्षक बनेंगे 5, इन्हें बोला जाएगा d कक्षक। और f उपकोष के लिए m के कितने मान है 7, तो इसमें कितने कक्षक बनेंगे 7 f कक्षक बनेंगे। अब ये f कक्षक, d कक्षक, p और s कक्षक बने, तो आपको ध्यान रखना है कि s उपकोष में 1 s कक्षक, t उपकोष में 3 p कक्षक, d उपकोष में 5 d कक्षक और f उपकोष में 7 d कक्षक। आपको बात ध्यान रखनी। अब उसके बाद फिर यहाँ पर आ रहा है m के मान -l से लेकर +l तक होते हैं। तो m के मान -l से +l, अब यहाँ पर मान रख के देखेंगे, जैसे m का मान रखा तो ये कहाँ से कहाँ तक निकाल रहे हैं, -l से लेकर +l तक। अब देखो ns के लिए बात करें तो l का मान कितना होगा 0, तो यहाँ पर -0 से +0, 0 में आगे कोई माइनस का कोई मतलब ही नहीं, तो यहाँ पर ये जो मान होगा इसके लिए m का जो मान होगा वो कितना हो जाएगा यहाँ पर 0। और यदि बात करें p उपकोष के लिए तो उसके लिए l का मान कितना होता है 1, तो यहाँ पर रखेंगे -1 से 0, -1 से -1 से +1, तो ये कितना होगा -1 0 और कितना होगा +1। इसके अलावा d उपकोष के लिए l का मान कितना होगा 2, तो यहाँ से अगर ये मान यहाँ पर रख के देखेंगे तो m के कितने मान संभव होंगे, कितने मान आने चाहिए 5, लेकिन वो कहाँ से लेकर कहाँ तक होंगे, तो ये आएंगे -2 से लेकर +2, यानी -2 -1 0 +1 और +2। इसके बाद f के लिए बात कर रहे हैं, f उपकोष के लिए l का मान होंगे 3, तो अगर m के कितने 5-7 कक्षक के लिए उनके मान क्या होंगे निकालें, तो यहाँ पर कितना आएगा -3 से लेकर +3, तो -3 -2 -1 0 +1 +2 और +3, ये सारे कक्षक बनेंगे इसमें। तो आपको बात ध्यान रखनी है, चुंबकीय क्वांटम संख्या में l के लिए m के मान निकालने हैं तो कौन सा सूत्र काम में लेंगे 2l+1। अब इसके बाद जो कक्षक आएंगे उन कक्षक, उस कक्षक में l का मान कहाँ से लेकर कहाँ तक होगा, तो जैसे 5 कक्षक बने तो सूत्र रखेंगे -l से +l, तो l का मान d के लिए कितना होता है तो -2 से +2, यानी ये -2 ये -1 0 +1 +2, इस तरह से आप ये मान रख सकते हैं। इन कक्षकों का आप नाम भी दे सकते हैं, s कक्षक है इसका कोई दिक्कत नहीं, इसका नाम होगा और इनका s कक्षक अकेला ही सिंगल है। इसके अलावा p कक्षक जो होंगे वो 3 प्रकार के होते हैं, px py और एक हो जाएगा pz। इसके बाद d कक्षक की बात करें तो ये 5 प्रकार के होते हैं, dxy dy z dxz
एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और एक हो जाएगा dz स्क्वायर। तो ये जो 5 कक्षक बने m में कितने m के कितने मान आ रहे हैं 5। तो m के जितने मान होते हैं उतने क्या होते हैं कक्षक। तो m के 5 मान है तो कक्षक भी कितने बनेंगे 5। और उनके लिए जो मान होगा वो कहां से कहां तक होगा -l से +l, यानी -2 से लेकर +2। और उनके जो कक्षकों के नाम होते हैं वो होते हैं dxy dyz dxz dx2 y2 और dz स्क्वायर। तो इस तरह से आप इनके बारे में पता कर सकते हैं। तो ये आप इसको थोड़ा इम्पोर्टेंट लेकर चलें, इम्पोर्टेंट है। वो कोश के लिए कक्षक निकालने तो कौन सा सूत्र काम में लिया जाएगा 2l + 1। m के जितने मान होंगे उतने कक्षक होंगे। m का एक मान एक कक्षक, m के 3 मान 3 कक्षक, m के 5 मान 5 कक्षक, m के 7 मान 7 कक्षक। इसके अलावा m के मान जो होते हैं उसकी परास कहां से कहां तक होती है -l से +l। यहाँ रखें तो -1 से +1, तो -1 0 +1। और इनके बाद कक्षकों के नाम आप देखें तो px py pz। और अब बहुत सौ के मन में बात आती है, जैसे मान लो px इसको दे दिया -1, ये 0 और ये +1। इनका कोई भी क्रम निर्धारित नहीं है, लेकिन इनका कोई भी क्रम निर्धारित होने के ऐसे मान हो सकते हैं। जैसे कि इसको अगर ऐसे लिखें तो pz को यहाँ पर कितना माना जाता है 0। इसको अगर आप 0 माने तो फिर ये क्या होगा -1 और ये क्या हो जाएगा +1। लेकिन ये दोनों आपस में चेंज हो सकते हैं। px का मान जरूरी नहीं -1 आए, आप इसका मान +1 भी ले सकते हैं। और py का मान +1 जरूरी नहीं है, आप इसकी जगह -1 भी रख सकते हैं। यानी ये दोनों मान px और py आपस में एक दूसरे में क्या चेंज कर सकते हैं। यानी ये अगर -1 हुआ तो ये अपने आप +1 हो जाएगा, अगर ये +1 हुआ तो ये अपने आप ही -1 हो जाएगा। तो इसके लिए अपने को बात यहाँ पर ध्यान रखनी है कि जो P में 3 P उपकोष में जो 3 कक्षक होते हैं उसमें px py pz। तो pz वाले को तो कितना लिखा जाता है 0, और px यदि -1 है तो py कितना होगा +1, और यदि px +1 है तो py कितना हो जाएगा -1। ये इनके मान याद रखने, इनमें से क्या होता है बाद में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसे यदि डी कक्षक की बात करें, डी उपकोष में कितने कक्षक होंगे 5। तो इसमें जो dz² वाला टर्म होता है, dz² वाला कक्षक, उसके लिए m का मान कितना माना जाता है 0। आगे वाला dxy dyz, ये dxz और dx² y²। तो dz² के लिए m का मान कितना हो जाएगा 0, और इसके लिए -2, इसके लिए -1, और इसके लिए +1 तो इसके लिए +2। अब ये भी कोई क्रम निश्चित नहीं। dxy यदि आपने -2 मान लिया तो ये दोनों भी आपस में क्या हो सकते हैं इंटरचेंज चेंज कर सकते हैं। ये -2 है तो ये +2, ये +2 है तो ये -2। ऐसे ही इन दोनों dyz और dxz इनके मान भी आपस में क्या हो सकते हैं चेंज। अगर ये -1 है तो ये कितना हो जाएगा +1, ये +1 है तो ये कितना हो जाएगा -1। तो इन dz² और इधर pz को फिक्स करने के बाद बाकी के जो भी बचे उनके मान, यदि एक प्लस वाला है तो उसका मान आप प्लस वाला भी मान सकते हो और माइनस वाला भी मान सकते हो, यानी आप एक दूसरे में चेंज कर सकते हो। जैसे dxy -2 है, इसका -2 हो गया तो इसका अपने आप पे कितना होगा +2, इसका +2 हो गया तो इसका अपने आप कितना हो जाएगा -2। dyz -1 है तो dxz +1, यदि ये +1 हो गया तो ये अपने आप ही क्या हो जाएगा -1। तो आपको यहाँ पर बस ये बात कुछ ध्यान रखनी। और इसमें कुछ इम्पोर्टेंट बात, जैसे आपको अभिविन्यास के बारे में पता लगा। अभिविन्यास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो नाभिक के चारों ओर त्रिविम में जिस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं उसी को क्या बोला जाता है अभिविन्यास। तो ये चुंबकीय क्वांटम संख्या के बारे में छोटी मोटी सी जानकारी थी, तो आपको बहुत ध्यान रखनी। इसके साथ
अब अगर आगे चले तो इसमें से कुछ छोटे से मोटे से पतले से क्वेश्चन आ जाते हैं, उनके बारे में आपको थोड़ा बहुत ध्यान रखना है। तो क्वेश्चंस इतने हार्ड नहीं है, लेकिन फिर भी आप उनको इजी भी ना लें। तो देखो इसमें क्वेश्चन जैसे दिया आपको, क्वेश्चन दे दिया आपको कुछ भी क्वांटम संख्या दे दी, जैसे निम्न क्वांटम संख्याओं के लिए, निम्न क्वांटम संख्याओं के लिए इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बताइए। और जैसे पहला क्वेश्चन आ गया n बराबर 2, l बराबर आपके लिए दे दिया 1। अब इसमें आपको इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बतानी है। अब n बराबर 2 तो ये 2 हो गए, मुख्य क्वांटम संख्या आ जाएगी। l बराबर 1 किसके लिए होता है? p, तो क्या हो गया 2p। अब 2p में कितने कक्षक हो गए? 2p कोश 3 px pz और ये क्या हो गया p। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 6। एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, आपको पता ही है, तो इस वजह से यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 6। इससे दूसरा क्वेश्चन, n बराबर आ गया 4, l बराबर आ गया 3, m बराबर आ गया -2। अब आपसे पूछे इसमें बताओ कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो n बराबर कितना रहा है? 4। l बराबर कितना रहा है? 3। l 3 किसके लिए होता है? f। और m बराबर क्या दे रखा है इसमें? -2। f का मैं बताया नहीं आपको, लेकिन आप ध्यान रखें f में कितने कक्षक आए थे? 7, 6 और ये 7। f के लिए l का कितना मान था? 3, तो m के कितने मान होंगे? 2l + 1 से निकालेंगे तो m के कितने मान आएंगे? इसमें 7। और वो कहाँ से लेकर कहाँ तक होंगे? इसके लिए क्या करना है आपको? -l से +l, -l -3 से लेकर +3। तो ये -3, ये -2, -1 0 +1 +2 और ये +3। अब यहाँ से आपसे पूछें कि m बराबर, n और l से आपको उसका कोश का पता लगा। m बराबर -2 में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? m बराबर -2, ये इसको -2 माना तो ये +2 हो जाएगा, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? देखते हो 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी हो जाएगी? 2 इलेक्ट्रॉन। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे नंबर अगला, n बराबर ले लिया जैसे 3, n बराबर ले लिया 3 और l बराबर आ गया 2। अब इसमें पूछे कि m बराबर -1 में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? तो n बराबर 3 है तो 3, l बराबर 2 किसके लिए आता है? d, यानी 3d। और d में कितने कक्षक होते हैं? 5। तो यहाँ पर d में कितने कक्षक आ गए? 5। अब ये -2, ये -1 0 +1 और +2, तो m बराबर -1 कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इस तरह से इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब इसके साथ एक जैसे आगे पढ़ेंगे, उसके बाद वो क्वेश्चन करा दूंगा, लेकिन अभी आपने चक्कर क्वांटम संख्या पढ़ी नहीं तो अभी उसको छोड़। तो सबसे पहले अगला एक क्वेश्चन देखो, n बराबर आपको 3 दिया, यहाँ पर l का मान नहीं दिया, m का मान दे दिया -1। तो बताओ इसमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी होगी? m का मान दे दिया -1, यानी यहाँ पर आपको कक्षा दी है, उपकोष के बारे में कोई जानकारी नहीं दी। तो आपको एक बात याद रखना कि जितनी कक्षाएं होंगी उतने ही क्या होंगे? उपकोष होंगे। यानी कक्षाएं कितनी है? 3, तो उपकोष में कितने होंगे? 3। और 3 नंबर जो आता है उसमें क्या होता था? n बराबर 3 है, तो n बराबर 3 के लिए मान कर निकाले थे, जैसे l के मान निकाले हैं तो 0 से लेकर कहाँ तक होता है? n-1। तो 0 से कहाँ तक आएगा? n की जगह रखेंगे 3, 3 -1 कितने हो गया? 2, यानी 0 से लेकर 2, यानी 0, 1 और 2। कक्षा तो तीसरी है ही सही, तो सब क्या लग जाएगा? 3। और l का मान 0, 1, 2, l का मान 0 होगा तो 3s,
L का मान अगर 1 होगा तो 3p, L का मान यदि 2 होगा तो 3p, यानी कोरल कितने उपकोष बनेंगे 3। कोरल डायरेक्ट में आ जाएगा, वैसे आप निकालना चाहें n बराबर 3 है, तीसरी कक्षा में कितने उपकोष आते हैं 3, 3s, 3b और 3। जब 3s इसके बाद आ गया 3p और फिर उसके बाद आ गया 3, ये 3s है, ये 3p है और ये कितना हो गया 3d। अब इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन पूछ रहे हैं, वो भी कब n बराबर -1। s के लिए n का मान कितना होता है 0, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन काउंट नहीं होंगे। इसके बाद ये px, ये py, ये px, ये py और इसको क्या मान लिया pz। तो pz के लिए तो इनका मान 0, तो ये तो काउंट नहीं होगा। और इन दोनों में से एक को -1 मारोगे तो दूसरा अपने आप क्या हो जाएगा +1। तो यहाँ पर कितने मैक्सिमम, अगर इसको -1 मानो तो कितने आ सकेंगे, तो ऐसे यहाँ पर ये dxy, dyz, dz स्क्वायर, dx स्क्वायर, y स्क्वायर और dz और dxy, dyz, dxz, dx स्क्वायर, y स्क्वायर। तो ये तो 0 हो गया, ये -2 तो ये अपने आप +2 और ये -1 मानो तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन। तो कितने इलेक्ट्रॉन आए, इसके लिए n बराबर -1 है, 2 इलेक्ट्रॉन तो इसमें से और 2 इलेक्ट्रॉन आ गए इसमें से। तो इस तरह से टोटल कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पाए जाएंगे। तो यहाँ तक अपने को इनके बारे में ध्यान रखना है, किस प्रकार से ये अपने को सॉल्व करने हैं क्वेश्चंस। ये तो कुछ इजी से क्वेश्चंस थे, फिर बाद में इसमें एक चक्रण क्वांटम संख्या भी ऐड हो जाती है, तो उसके आगे भी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, वो भी करेंगे। लेकिन उससे पहले अब पढ़ते हैं अगला चक्रण क्वांटम संख्या। चक्रण क्वांटम संख्या जो होगी अगली चक्रण क्वांटम संख्या। चक्र मतलब स्पिन, इसलिए इसको प्रदर्शित करते हैं s। कहीं कहीं ये ms से इसको प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। तो चक्र क्वांटम संख्या जो भी ये अपने को किसके बारे में बताएगी, इलेक्ट्रॉन के चक्रण के बारे में बताती है। इलेक्ट्रॉन के चक्रण के बारे में बताएंगे और इलेक्ट्रॉन का जो चक्रण होगा वो एक दो जैसे किसी कक्षक में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो उसमें जो चक्रण होता है इलेक्ट्रॉन का एक दूसरे से क्या होगा विपरीत, यानी s के कितने मान संभव होंगे, तो क्योंकि एक कक्षक में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकेंगे 2, और वो भी कैसे आते हैं विपरीत क्रम में। इसलिए एक कक्षक में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 2, इसलिए s के भी कितने मान संभव होंगे 2 मान संभव होंगे। अब ये कौन कौन से हैं, और जब भी इलेक्ट्रॉन किसी कक्षक में भरे जाएंगे तो एक दूसरे से विपरीत चक्कर में भरे जाते हैं। तो s हो गया ये वाला और एक s आ गया ये वाला। तो ये वाला जो होता है इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में। तो इसको लिखा जाता है s का मान हाफ, वो भी कौन सा +हाफ। और s का मान यदि इलेक्ट्रॉन दूसरे चक्र में है तो वो कौन सा हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, यानी वहां पर कितना आ जाएगा -हाफ। यानी किसी एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं और वो भी विपरीत क्रम में, इसलिए s के भी कितने मान संभव होते हैं 2 मान, एक +हाफ और एक आ जाता है -हाफ। अब अगर आपको एक बात याद हो तो कल जैसे बताया था जब क्वांटम संख्या स्टार्ट करी थी, तो n, l और n इन तीनों के मान यानी तीनों का निरूपण श्रोडिंगर तरंग समीकरण द्वारा किया जा सकता है, लेकिन s का कभी भी व्युत्पन्न श्रोडिंगर तरंग समीकरण के द्वारा नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इसका मान सबके लिए, हर कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनके लिए क्या होता है विपरीत होता है। और n और l जो तीनों क्वांटम संख्या है उन तीनों के मान किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन के लिए समान हो सकते हैं, लेकिन s के मान यानी चक्र क्वांटम संख्या के मान किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन के लिए कभी भी समान नहीं हो सकते। जैसे एग्जांपल ले लिया 1s है तो n बराबर कितना होगा 1। अब इसमें चाहे 1 इलेक्ट्रॉन ले लो या 2 इलेक्ट्रॉन ले लो,
तो इसमें भी n का मान कितना आएगा 1। l का मान यदि लिखें, l का मान s दोनों तरफ भी s है तो उसके लिए कितना आएगा 0। अब बात करें n s के लिए n का मान हमेशा कितना होता है 0। लेकिन बात करें चौथी क्वांटम संख्या चक्रण क्वांटम संख्या, तो इनको अगर इस तरह से फिल करें तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन है और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, इसके लिए चक्रण का जो s का मान होगा वो +½ हो जाएगा। और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, इनके लिए देखो, इनके लिए अगर सोल्व करेंगे तो यहाँ पर आएगा +−½ यानी एक इलेक्ट्रॉन का +½ आ गया तो दूसरे इलेक्ट्रॉन का क्या होगा -½ आप पहले इसकी तुलना करके भी देख सकते हैं 1:2 2 इलेक्ट्रॉन है, सबके लिए n l m के मान समान आ रहे हैं दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए, लेकिन यहाँ पर दोनों इलेक्ट्रॉनों के लिए s का मान एक तो प्लस में आ रहा है और एक इसमें आ रहा है माइनस में। तो 3 क्वांटम संख्याएं का मान किन्हीं तो एक कक्षक में उपस्थित 2 इलेक्ट्रॉन के लिए समान हो सकता है, लेकिन चौथी क्वांटम संख्या का मान कभी भी 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए समान नहीं हो सकता। तो ये इसके बारे में एक छोटी सी जानकारी थी और ये कुछ काम आएगा ही। बस इसके बाद अगर क्वेश्चन इसमें ऐड हो जाए तो वो भी यहाँ पर आप काम में ले सकते हैं। अब जैसे मान लो इसमें एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कितने चक्रण होंगे, जैसे P4 यानी P में कितने कक्षक होंगे 3, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कितने भरे जाएंगे 4, कैसे भरेंगे वो आगे, लेकिन अभी आप ध्यान रखें। तो यहाँ पर आप देखें एक जो इलेक्ट्रॉन भरा जाता है अगर वो इस तरह से है तो उसका मान कितना आता है +½ और अगर इलेक्ट्रॉन इस तरह से है तो उसका मान क्या लिया जाता है -½ ठीक है। तो यहाँ पर जितना इसमें पूछे कि चक्रण संख्या कितनी है पूछ लिया जाता है, कभी कभी कितने चक्रण संभव होंगे, तो ये आपको ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन जब इस तरह से होगा तो आधा +½ और इलेक्ट्रॉन इस तरह से होगा तो -½ यहाँ पर देखो इसमें एक तो आ गया +½ और एक आ गया -½ यानी दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे कैंसिल। अब यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है तो उसके लिए कितना चक्रण हुआ आधा, और यहाँ पर ही एक इलेक्ट्रॉन है इसके लिए कितना चक्रण हुआ आधा, तो टोटल मिलाकर कितना चक्रण हो गया 1। यहाँ भी देख सकते हैं जितने भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं उसको यदि आप 2 से गुणा कर दें तो कुल उनके चक्रण की संख्या यहाँ पर आपको प्राप्त हो जाएगी। और इसमें भी यदि आपसे आगे जैसे मान लो विन्यास के ऐसे लेके पूछा आपसे D और D में इलेक्ट्रॉन आ गए, एक में 5 और एक ट्रैक में आ गया D7, तो अगर आपसे पूछे बताओ इसमें कुल चक्रण कितने होंगे, इसमें तो 5 इलेक्ट्रॉन और इसमें कितने होंगे 5 6 और ये 7। तो यहाँ पर देखो कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल 5, प्रत्येक का चक्रण कितना होगा +½ तो टोटल कितना हो जाएगा 5/2 या 2.5 आप लिख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हुए 3, तो 5 गुना +½ तो टोटल 5 3 तो कितना हो जाएगा 3/2। तो आपको इस तरह से सोल्व करना है और यहाँ पर एक प्लस माइनस करने की कोई जरूरत नहीं है, इससे भी यहाँ पर आपको मान रखना है डायरेक्टली जितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है उसको आप गुणा कर दो किससे ½ से, तो फिर आपके पास आंसर आ जाएगा। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने थे 5, ½ से गुणा कर दिया टोटल चक्रण आ जाएगा। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 3, ½ से यानी आधे से गुणा कर दिया तो उसके लिए टोटल चक्रण यहाँ पर आ जाएगी। तो आपको ये सारी बातें यहाँ पर ध्यान रखनी। अब इसमें जो क्वेश्चन किए थे इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालने वाले, अगर उसमें से एक और क्वांटम संख्या अगर उसमें जुड़ जाए तो भी आप आसानी से इलेक्ट्रॉन की संख्या निकाल सकते हैं। जैसे n बराबर आपको दिया 4, n बराबर दे दिया तो n बराबर दे दिया 0 और s बराबर आपको दे दिया +²। अब यहाँ से आपको n मुख्य क्वांटम संख्या l 2 किसके लिए होता है 4d, n0 4d आ गया तो कितने कक्षक होंगे d में 5, ये -2 -1 0 +1 और +2। अब m बराबर 0 निकालने यानी यहाँ पर और एक कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं तो, लेकिन
एक का चक्र, एक का तो होता है प्लस हाफ और दूसरे का होता है माइनस हाफ। और अपने को क्वेश्चन में निकालना किसका है, प्लस हाफ। तो प्लस हाफ टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, तो एक प्लस और एक माइनस हाफ। तो प्लस हाफ वाला कितना हो जाएगा, एक। तो यहाँ पर इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, यानी कि एक। तो इस तरह से आप इनमें टोटल इलेक्ट्रॉन्स की संख्या निकाल सकते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे इसके साथ। अब एक इम्पोर्टेंट बात आप थोड़ी सी छोटी सी मोटी सी वैसे बता दिया, लेकिन अगर साथ में टेबल बन जाए तो उसका ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंस हो जाता है और ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जैसे कक्षक आया, तो कक्षक के बारे में अलग अलग प्रकार की किस तरह से यहाँ पर जानकारी मिली और क्या क्या उनसे आप पता कर सकते हैं। जैसे कक्षक का यदि आकार, कक्षक बोले या कोश बोले, कोई आकार, आकृति, ठीक है। इसके बाद एक आएगा अभिविन्यास, और एक जो लास्ट में आएगा वो होगा चक्र। तो इनमें अभिविन्यास, सबसे पहले आकार के बारे में जानकारी किससे प्राप्त होती है, आकार के बारे में जानकारी प्राप्त होती है मुख्य क्वांटम संख्या से, स्मॉल एन। और यदि आकृति की बात करें तो आकृति, कक्षक की आकृति की जानकारी किससे प्राप्त होती थी अपने को, दिगंशी क्वांटम संख्या से। अभिविन्यास के बारे में जानकारी किससे प्राप्त होती थी, स्मॉल एन से। और चक्रण क्वांटम संख्या के बारे में अपने को जानकारी प्राप्त होती थी किससे, चक्रण के बारे में, इलेक्ट्रॉन के चक्र, कक्षक में इलेक्ट्रॉन के चक्र, तो उसके बारे में अपने को जानकारी प्राप्त होती थी एस यानी चक्रण क्वांटम संख्या से। तो ये आपको ध्यान रखना है, इनमें से क्वेश्चन पूछ किए जाते हैं तो आप ये ध्यान रखें। इसके अलावा ये क्वेश्चन में पूछा जाता है कि चारों क्वांटम संख्याओं के मान दिए जाते हैं और उनमें से पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा समुच्चय संभव होगा और कौन सा नहीं होगा। तो एक बार इसे आप नोट कर लें। चक्रों क्वांटम संख्या में एक छोटा सा पॉइंट रह गया कि चक्रीय कोणीय संवेग या चक्रण कोणीय संवेग, चक्रीय कोणीय संवेग, उसके लिए जो सूत्र होगा वो अपने को ध्यान रखना है, h/2 गुणा s प्लस 1 का अंडर। जैसा कि कक्षीय कोणीय संवेग में कल आया था, उसकी जगह पर यहाँ पर अपने को रखना है s, l की जगह पर रख देना है s, और s का ये जो मान रहेगा ये हमेशा अपने आप को लेना है प्लस में, हमेशा प्लस में लेना है, यहाँ पर माइनस का मान नहीं रखना है। तो ये इस तरह से आप इसमें कर सकते हैं। अब इसके बाद जो अपने पास टॉपिक है समुच्चय वाला, निम्न में से कौन से समुच्चय संभव होंगे और कौन से समुच्चय संभव नहीं होंगे, इनके बारे में अपने को, जैसे आपको n, आपको l, आपको m, s के मान दिए जाए और फिर आपसे पूछे कि इनमें से कौन सा संभव होगा कौन सा नहीं होगा। जैसे 2 और यहाँ पर आ गया 1, ये 0 और प्लस हाफ, ठीक है। यहाँ पर आ गया 3, यहाँ पर आ गया 3, यहाँ पर -1 और यहाँ पर आ गया -हाफ। 4, 2, m का मान आ गया -2, m का मान आ गया -3, s का मान +1, और ये रखा 5, ये रखा 2, ये रखा 3, और ये 2, 1, यहाँ 0 और यहाँ पर रखा 0। इनमें से कौन सा समुच्चय संभव होगा कौन सा नहीं होगा, ये अपने को पता करना है। तो जैसे n का मान कितना है 2, तो ये 2 बन गया। l का मान ये देखना है कि l का मान n की तुलना में कम होना चाहिए, कम है, l का मान 1 है तो कितना हो जाएगा, और p में n बराबर 0 है, p में कितने कक्षक होते हैं 3,
तो ये m बराबर 0 और s बराबर प्लस हाफ, तो ये क्या संभव है? हाँ होगा। तो ये क्या होगा? संभव होगा, क्योंकि दो से दो भी उपकोश है, ये उपकोश है, उसमें एक कक्षा के m का मान 0, उसमें प्लस हाफ वाला कितना इलेक्ट्रॉन आ सकता है? ये संभव होगा। n का मान 3 और l का मान कितना होगा? 3। क्या ये संभव होगा? नहीं, क्योंकि n और l कभी भी बराबर नहीं हो सकते। ये वाला 4n2, तो 4 से तो 4 और 2 से क्या बनेगा? t। अब यहाँ पर जो दिक्कत है, m का जो मान है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? -3, और l का मान कितना आ रहा है? 2। तो m के मान तो -l से +l तक होता है, तो यहाँ पर -2 से कहाँ तक आना चाहिए था? +2, और d के लिए -2 से +2 ही होता है, तो -3 से तो किसके लिए स्टार्ट होता है? m। तो ये वाला भी मुझे संभव नहीं होगा। इसके अलावा ये वाला लास्ट n बराबर कितना आ रहा है? 2, l बराबर कितना आ रहा है? 1 यानी 2p, और इसमें m बराबर जितना आ रहा है 0, यानी ये वाली कंडीशन। लेकिन लास्ट में s बराबर कितना आ रहा है? 0। s का मान कभी 0 नहीं होगा, या तो कितना होगा? +हाफ, या फिर कितना होना चाहिए? -हाफ। तो ये वाला समुच्चय भी संभव नहीं होगा। तो कौन कौन से संभव होंगे, कौन कौन से संभव नहीं होंगे, उसके आधार पर यहाँ पर ये जानकारी अपने को प्राप्त होगी। तो इसके क्वेश्चंस कभी कभी ऑब्जेक्टिव में आने के चांसेस होते हैं, नेट वालों के लिए तो खास तौर से यही से, तो आपको ये ध्यान रखना है यहाँ तक। अब जो चुंबकीय क्वांटम संख्या, चक्रण क्वांटम संख्या यहाँ तक कंप्लीट हो गया, ऊर्जा का निर्धारण कल पढ़ ही गया था। उसके आगे अपने को जो पढ़ना है वो आएगी बात कक्ष।